हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स, कक्षा 11वीं का भौतिकी, जिसमें हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मापन और मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। तो इससे पहले के चैप्टर में फ्रेंड्स भौतिकी के परिचय के बारे में दिया गया है कि भौतिकी क्या है और भौतिकी के क्षेत्र में किन वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। भले ही यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं फ्रेंड्स, लेकिन भौतिकी का सारा चीज चैप्टर 1 में ही समाहित है दोस्तों। सारा चीज फ्रेंड जिसे हम आगे भौतिकी में पढ़ेंगे, उसी को संक्षिप्त रूप में चैप्टर 1 में दिया गया है फ्रेंड्स। तो चैप्टर 1 को आपको कदापि नहीं छोड़ना है, भले ही एग्जाम में आए या ना आए दोस्तों। यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी नॉलेज मिलेगा दोस्तों। यहाँ से आपको बहुत सारे नॉलेज प्राप्त होगा फ्रेंड्स। और अगर आप नीट जेईई का सपना देखे हो तब तो डेफिनेटली पढ़ो। अगर आप नीट जेईई में जाने का सपना देखे हो तब आप जरूरी से पढ़े दोस्तों, नीट या हो जेईई फ्रेंड, क्योंकि यहीं से आपका बेस क्लियर होगा दोस्तों। क्योंकि सभी चीजें चैप्टर 1 में समाहित है फ्रेंड्स, कि फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है, भौतिकी के क्षेत्र में किन किन वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, और भौतिकी का विज्ञान से क्या संबंध है, गणित से क्या संबंध है, इन सभी के बारे में दोस्तों यहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी दोस्तों, बहुत सारी नॉलेज प्राप्त होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और यदि भविष्य में आप कोई नियम या सिद्धांत या किसी चीज की खोज करते हैं तो आपका नाम भी फर्स्ट चैप्टर में लिखा जाएगा दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, फिजिक्स अर्थात भौतिकी को थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो भौतिकी को हम कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। आपको बुक में इसके कई डेफिनेशन मिल जाएंगे दोस्तों, जिसमें मुख्य इसमें समझने वाली बात है कि भौतिकी का अर्थ होता है फ्रेंड्स प्रकृति को समझना, जानना। अर्थात आप प्रकृति को कितनी गहराई तक और कितनी सूक्ष्म रूप से जान सकते हैं, यही है दोस्तों भौतिकी, फिजिक्स। भौतिकी का अर्थ है प्रकृति को समझना, अर्थात प्रकृति में जो भी घटनाएं घट रही है उसके पीछे का कारण क्या है। इस प्रकार दोस्तों हम भौतिकी में कोई भी घटना घट रही है उसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कोई घटना घट रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ से हमें भौतिकी क्यों और कैसे का जवाब देता है दोस्तों। यहाँ से आप क्यों और कैसे का जवाब भौतिकी से आपको मिलेगा फ्रेंड्स। क्यों और कैसे से प्रश्न कीजिए, भौतिकी इसका उत्तर देगा दोस्तों। तो इस प्रकार फ्रेंड भौतिकी हमें प्रकृति में जो भी घटना घटित हो रही है वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही, इन सभी प्रश्नों के जवाब हमें भौतिकी से ही मिलता है फ्रेंड्स। जैसे दोनों हाथों को रगड़ने पर हाथ गर्म हो जाती है दोस्तों, तो ये क्यों हो जाता है, तो इसका जवाब हमें भौतिकी देगा। या सड़क पर चलना कितना आसान होता है जबकि रेत या कीचड़ में नहीं, तो क्यों, इसका कारण क्या है, तो ये भी हमें भौतिकी ही इसका उत्तर देगा दोस्त। और सेम यही घटना एक बार न्यूटन के साथ हुआ दोस्तों। न्यूटन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है दोस्तों, जो एक बार सेब पेड़ के नीचे पढ़ रहा था दोस्तों। सेब पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहा था, तभी इस पेड़ से एक सेब नीचे गिरा दोस्तों। तभी एक सेब यहाँ से नीचे गिरा। तभी न्यूटन ने सोचा दोस्तों, देखो इससे पहले भी सेब पेड़ से गिरते थे दोस्तों, लेकिन न्यूटन ने इस घटना पर ध्यान दिया और पूछा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरते हैं, क्यों दोस्तों, क्यों। तो ये सबसे पहले न्यूटन ने ही सोचा दोस्तों, न्यूटन ने ही सर्वप्रथम इस पे ध्यान दिया कि सेब नीचे ही क्यों गिरते हैं। क्योंकि इस सेब के अगल बगल और ऊपर भी खाली जगह है दोस्तों, तो इधर क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों आया। तो बस फ्रेंड इसी क्यों का जवाब उसे भौतिकी से मिल गया दोस्तों। और उसने न्यूटन ने दे डाला गुरुत्वाकर्षण का नियम दोस्तों, अर्थात पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियम, ग्रेविटी लॉ, जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर खींची चली आती है। तो यहाँ से उन्होंने दे दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम और वो बन गया फ्रेंड्स वैज्ञानिक। तो इस प्रकार हम कोई भी घटना होती है उसके कारणों को जानने का प्रयास करते हैं फ्रेंड। तो आप भी अब 11th क्लास में है दोस्तों, तो अब आपके आमने सामने जो भी घटना घटित हुई दिखे तो उसके बारे में कुछ तर्क जरूर लगाना दोस्तों, कि आखिर वो घटना क्यों घट रही है, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है दोस्त। यही होती है फिजिक्स, अर्थात प्रकृति को अच्छे से समझना, सूक्ष्म से सूक्ष्म। अर्थात प्रकृति में जो भी घटना घट रही है उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है दोस्तों, यही होती है फिजिक्स। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम भौतिकी में कोई घटना क्यों घट रही है ये जानने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स, ताकि उस घटना या नियम को जानकर हम कोई नया नियम या सिद्धांत दे जो संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए लाभदायक हो, उपयोगी हो फ्रेंड्स। जैसे अपने चारों ओर जो भी वस्तुएं देखते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, बड़े बड़े गाड़ियां और रॉकेट, ये सभी किसकी देन है दोस्तों, ये सभी फिजिक्स की ही देन है, भौतिकी की ही देन है। भौतिकी के नियमों का हम उपयोग करके इस तरीके के अच्छे और मानव सभ्यता के लिए उपयोग मशीनें बनाते हैं दोस्तों। तो ये है भौतिकी का मुख्य उद्देश्य। तो चलिए दोस्तों अब हम आज के अपने क्लास को करते हैं स्टार्ट। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिकी क्या है। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। तो फिजिक्स में बहुत छोटे छोटे और महत्वपूर्ण डेफिनेशंस होते हैं फ्रेंड्स, परिभाषाएं होते हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको जानने के बाद आपके लिए फिजिक्स बहुत
आसान हो जाएगा दोस्तों। वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सभी चीजों को हम बारी बारी से और अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं मापन और मात्रक। तो मापन का मतलब होता है फ्रेंड्स मापना, और मात्रक मतलब जिसमें हम उसे मापते हैं। तो इससे तो आप भली भांति परिचित है फ्रेंड्स। जैसे आप दुकान पर जाते हैं शक्कर या आलू लेने, तब दुकानदार आपको माप कर देता है दोस्तों, किसी मात्रक में माप कर। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है फ्रेंड्स कि मापते क्यों हैं, अर्थात मापन की आवश्यकता क्यों है, क्यों मापें। तो फ्रेंड्स हम चीज़ों को क्यों मापते हैं, तो इसका सिंपल आंसर है फ्रेंड्स, चीज़ों के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए, अर्थात वो वस्तु परिमाण में कितना है ये जानने के लिए। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन परिभाषा बनता है दोस्तों, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मापन की आवश्यकता क्यों है फ्रेंड्स, तो भौतिक राशियों के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए उनका मापन अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। तो ये इसका डेफिनेशन है फ्रेंड्स। तो मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, भौतिक राशियों के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए दोस्तों। अगर आप परिमाण में कि आखिर वो चीज कितनी है ये आप जानना चाहते हैं, तो उसका मापन जरूरी है दोस्तों, अनिवार्य है। तो यही इसका डेफिनेशन है दोस्तों, कि भौतिक राशियों के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए उनका मापन अत्यंत आवश्यक है। वैसे इस मापन के कार्य को हम अपने ज्ञानेंद्रियों से भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं नाक, कान, मुंह, जिह्वा और स्किन। इस ज्ञानेंद्रिय की सहायता से हम मापन कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम ज्ञानेंद्रिय की सहायता से फिक्स नहीं ज्ञात कर सकते दोस्तों। हम इसमें सिर्फ अनुमान बता सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने अपने दोनों हाथों में, एक हाथ में एक पत्थर और एक हाथ में एक ईंट रखे हैं दोस्तों, तब हम अपने ज्ञानेंद्रिय से ये बता सकते हैं कि पत्थर या ईंट दोनों में से कौन भारी है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि पत्थर या ईंट में से कितनी मात्रा में भारी है दोस्तों। तो हम ज्ञानेंद्रिय से मापन कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम मापन में सिर्फ अनुमान बता सकते हैं, उसका सही वैल्यू नहीं दोस्तों। तो इसलिए हमें भौतिक राशियों के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए उसका मापन अत्यंत आवश्यक हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे एक नया टर्म्स आ गया है दोस्तों, राशियाँ, अर्थात राशियाँ किसे कहते हैं, तो इसे भी हम लोग जान लेते हैं। तो राशियाँ मतलब होता है फ्रेंड्स, जिसका हम मापन कर सकते हैं उसे हम राशियाँ कहते हैं। भौतिक में राशि का मतलब क्या होता है, जिनका मापन किया जा सकता है, जिनका मापन किया जा सकता है फ्रेंड्स, उसको हम भौतिक में राशियाँ कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे कि आप चीनी, आलू लेने गए तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान को ही हम मापते हैं, किलोग्राम में है ना, किलोग्राम में देगा वो जो भी दुकानदार होगा वो वस्तु को, तो वो क्या है, द्रव्यमान को मापते हैं। तो द्रव्यमान ही क्या हो जाएगी, राशियाँ हो जाएगी दोस्तों। वैसे ही आप अपने दैनिक जीवन में दूरी को कैसे मापते हो, मीटर में, किलोमीटर में। तो ये सभी क्या है दोस्तों, यही सभी राशियाँ हैं दोस्तों, जिनका भी हम माप कर सकते हैं, जिसको मापा जा सकता है, उन सभी को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं फ्रेंड। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, जिनका मापन किया जा सकता है दोस्तों, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिकी में बहुत सारी राशियाँ हैं दोस्तों, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, बल, वेग, त्वरण, ये सभी क्या हैं, ये सभी भौतिक राशियाँ हैं दोस्तों। और भी बहुत सारे भौतिक राशियाँ हैं जिनको हम आगे के चैप्टरों में देखेंगे भी। तो ये सभी राशियाँ हैं दोस्तों, इन सभी राशियों को मापने की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। तो चलो अब समझते हैं फिर मात्रक को, कि मात्रक क्या होता है। तो मात्रक का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मात्रक का अर्थ होता है फ्रेंड्स, किसी पूर्व निश्चित निर्देश राशि से तुलना करना होता है दोस्तों। मात्रक का क्या अर्थ होता है, किसी पूर्व निश्चित निर्देश राशि से तुलना करना। तो ये इसका परिभाषा हो गया दोस्तों। मात्रक का अर्थ क्या होता है, मात्रक का अर्थ होता है किसी पूर्व निश्चित निर्देश राशि से तुलना करना फ्रेंड। तो जैसे कि आप दुकान गए 1 किलो चीनी लेने दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पहले से ही 1 किलो का बाट है, जो पहले से ही क्या है दोस्तों, निश्चित निर्देशित राशि है दोस्तों। उसी से तुलना करके आपको 1 किलो चीनी दुकानदार आपको देगा दोस्तों। तो यही मात्रक होता है। मात्रक का अर्थ होता है किसी पूर्व निश्चित निर्देश राशि से तुलना करना। इसी प्रकार जब आप दूरी को मापते हो फ्रेंड्स, तो आप मीटर में मापते हो, तो मीटर भी क्या है, पहले से ही निश्चित निर्देशित है दोस्तों, तो आप उसी के अकॉर्डिंग पहले से तुलना कर रहे हो दोस्तों। तो इसका मतलब हो जाएगा, मात्रक का अर्थ होता है पूर्व निश्चित निर्देश राशि से तुलना करना फ्रेंड। अर्थात हम जो भी माप रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम पहले से निर्देशित राशि से तुलना कर रहे हैं दोस्तों। जैसे 1 किलो का बाट है, या 2 किलो का, या 5 किलो का बाट है, तो हम जितना लेना चाहेंगे तो उसी से तुलना करके हमें दिया जाएगा दोस्तों। तो यही होता है मात्रक का अर्थ है फ्रेंड्स। अब इसमें आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे कि आपने 5 किलो चीनी लिया, तो आप क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 5 kg चीनी लिया। तो इसमें 2 चीज़ से मिल करके बना गया है दोस्तों। देखो, तो इसमें पहले इसे फिजिक्स के भाषा में कहते हैं संख्यात्मक मान। चूँकि संख्या है तो संख्यात्मक मान होगा दोस्तों, इसे कहते हैं संख्यात्मक मान। और ये क्या है, ये kg, यही है मात्रक दोस्तों। तो ये हो जाएगा मात्रक। तो ये 2 चीज़ों से मिल करके बना है, संख्यात्मक मान और
केजी से दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका फिजिक्स में अर्थ होता है दोस्तों 5 किलो चावल या 5 किलो शक्कर। कहने का मतलब है कि द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम है, लेकिन इस द्रव्यमान में यह मात्रक द्रव्यमान में 5 बार सम्मिलित है दोस्तों। इसी प्रकार आपने 10 किलोग्राम कह दिया या 10 मीटर कह दिया, तो इसका मतलब क्या है कि उसका मात्रक किलोग्राम है और जो संख्यात्मक मान है उतना बार वो प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। जैसे कि आपने कह दिया कि किसी छड़ की लंबाई 2 मीटर है फ्रेंड्स, तो इसका अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय यह है कि लंबाई का मात्रक मीटर है तथा यह मात्रक मीटर में 2 बार सम्मिलित है दोस्तों। तो इस प्रकार इसे कहते हैं संख्यात्मक मान और ये होता है फ्रेंड्स मात्रक। तो इस प्रकार फ्रेंड्स मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो भौतिक राशि को परिमाणात्मक ज्ञान के लिए। और राशियाँ क्या है, तो राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है। और मात्रक अर्थात मापन का अर्थ होता है फ्रेंड्स किसी पूर्व निश्चित निर्दिष्ट राशि से तुलना करना। तो आइए दोस्तों अब मात्रकों के कुछ गुण देखते हैं, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स, अर्थात मात्रकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण गुण है फ्रेंड्स, वो है कि मात्रक हमारा कैसा होना चाहिए, वह सर्वमान्य होना चाहिए दोस्तों। वह सर्वमान्य होना चाहिए, वह सर्वमान्य हो दोस्तों। जो भी हम मात्रक ले रहे हैं वो सर्वमान्य हो, अर्थात सभी जगह मान्य हो दोस्तों। अर्थात मात्रक कैसा भी हो वो सभी जगह सर्वमान्य होना चाहिए दोस्तों, सभी द्वारा माने जाना चाहिए। जैसे आप 1 केजी कह रहे हैं, किलोग्राम कह रहे हैं, तो ये किलोग्राम भारत में, यूक्रेन या किसी भी आप अन्य देश में जाए दोस्तों, वो क्या हो वहाँ पे भी मान्य होना चाहिए। 1 केजी कह रहे हो तो वहाँ पे भी 1 केजी होना चाहिए दोस्तों। ये मात्रक सबसे पहले वो गुण है कि वह सर्वमान्य हो, सभी जगह मान्य हो दोस्तों। तो पहला ये होगा, यहाँ से कम 3 से 4 याद रख लीजिए दोस्तों, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो पहला हो गया मात्रक कैसा होना चाहिए, तो मात्रक सर्वमान्य होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है फ्रेंड्स, समय के साथ उसमें परिवर्तन ना हो दोस्तों। समय के साथ उसमें परिवर्तन, समय के साथ उसमें परिवर्तन न हो दोस्तों। अर्थात हमारा मात्रक ऐसा होना चाहिए जो इसमें समय के साथ उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमारे मात्रकों के गुण में समय के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि अभी हम लोग ले रहे हैं 1 किलो का कोई भी बाट दोस्तों, 1 किलोग्राम का कोई भी बाट है जिसमें 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम का है तो 1-2 महीने बाद वह उससे कम हो जाए या उससे ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात वह 1 किलोग्राम है तो वह हमेशा के लिए 1 किलोग्राम ही रहेगा, अर्थात उसमें समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये हो गया दूसरा महत्वपूर्ण गुण दोस्तों। तीसरा है वह सभी स्थानों में आसानी से पुनरुत्पादित हो सके। वह सभी स्थानों में तीसरा महत्वपूर्ण गुण है दोस्तों, वह सभी स्थानों में आसानी से पुनरुत्पादित हो सके दोस्तों। अर्थात सभी स्थानों पर आसानी से पुनरुत्पादित, अर्थात उसे पुनः बनाया जा सके दोस्तों। जैसे कि 1 किलो का बाट है, सपोज मान लो कि वो गुम गया तो हम उसकी जगह अगले भी ले सकते हैं दोस्तों, अर्थात वह आसानी से पुनरुत्पादित। तो क्या होना चाहिए दोस्तों, मात्रकों के गुण वह सभी स्थानों में आसानी से पुनरुत्पादित हो सके दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसका तीसरा गुण। और चौथा गुण है फ्रेंड्स, भौतिक अवस्था के बदलने पर उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए दोस्तों। भौतिक अवस्था के बदल जाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए दोस्तों। अर्थात मात्रकों के गुण ऐसा होना चाहिए कि भौतिक अवस्था के बदल जाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे अगर मान लो कि 1 किलो का यही द्रव्यमान है दोस्तों, 1 किलो का कोई बाट है, तो भौतिक अवस्था अर्थात ताप दाब बदलने पर भी मात्रकों के गुण में बदलाव नहीं आना चाहिए दोस्तों, नहीं परिवर्तन होना चाहिए। जैसे भौतिक अवस्था लगातार बदलते रहता है दोस्तों, कभी ठंड तो कभी गर्म, ताप दाब, तो इन सब के कारण भी मात्रकों के गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये सभी मात्रकों के गुण है दोस्तों। चलो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो मात्रकों का सर्वप्रथम गुण है वह सर्वमान्य हो, अर्थात सभी जगह मान्य हो दोस्तों। दूसरा है समय के साथ उसमें परिवर्तन न हो, अर्थात समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो दोस्तों। आज जो जितना है वो कल भी उतना होना चाहिए, परसों भी, और जो आने वाला समय है उसमें भी वो उतना ही रहना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए दोस्तों। तीसरा है वह सभी स्थानों में आसानी से पुनरुत्पादित हो सके, अर्थात उसे आसानी से उस स्थान पर पुनरुत्पादित बनाया जा सके दोस्तों। और चौथा है भौतिक अवस्था के बदल जाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए दोस्तों। भौतिक परिवर्तन हो गया, ताप दाब के बदल जाने पर भी मात्रक के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये 4 हैं दोस्तों, और भी हैं लेकिन ये 4 मुख्य हैं दोस्तों जो आपको याद ही होना चाहिए, और इन 4 से ज़्यादा आपको एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा। तो ये 4 मुख्य है फ्रेंड्स, ये चारों मात्रकों में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आगे के वीडियो में हम मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और मात्रकों की पद्धति पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।